जरा सोचिए, आज आप जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ये सब एक छोटी सी जाति की देन है। एक ऐसी सभ्यता जो समुद्र के किनारे बसती थी, जिसके पास ना बड़ी फौज थी, ना विशाल साम्राज्य, पर उनके पास कुछ और था। एक ऐसी ताकत जो तलवार से भी तेज होती है। वो ताकत थी शब्द, अक्षर, वर्णमाला। आज दुनिया में जितनी भी लिपियां हैं, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, हिब्रू, सब की जड़ें एक ही जगह जाती हैं, एक छोटे से समुद्री किनारे पर बसे लोगों के पास, जिन्हें आज हम फोनीशियन कहते हैं। पर सवाल ये है, जिसने पूरी दुनिया को लिखना सिखाया, उसे खुद कोई क्यों नहीं जानता? जिनकी भाषा ने हजारों भाषाओं को जन्म दिया, वो खुद गुमनामी में क्यों खो गए? और उनका सबसे बड़ा शहर कार्थेज, रोम ने इतनी बेरहमी से क्यों मिटाया कि एक भी लिखित निशान न बचे? ये कोई मिथक नहीं, ये इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है, और आज हम इसी अन्याय की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको ऐसे छुपे हुए इतिहास के राज पसंद हैं, जो किताबों में नहीं मिलते, तो अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजें जो सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी है। आज से लगभग 3000 साल पहले भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर एक पतली सी भूमि थी। आज जहां लेबनान है, वहां पहाड़ों और समुद्र के बीच दबी हुई बस एक पट्टी भर जमीन। ना खेती के लिए जमीन थी, ना साम्राज्य फैलाने की जगह। पर इन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र को अपना रास्ता बनाया, और वो इतने निडर नाविक थे कि पूरा भूमध्य सागर उनका था। टायर, साइडन, बिब्लॉस, ये उनके शहर थे, छोटे पर इतने अमीर कि बड़े बड़े राजा इनसे व्यापार करने आते थे। मिस्र के फराहो इनसे लकड़ी खरीदते थे, लेबनान के देवदार के पेड़ों की लकड़ी जो दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। और फोनीशियन सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो कारीगर थे, कलाकार थे, खोजकर्ता थे। उनका सबसे मशहूर उत्पाद था टायरियन पर्पल, एक ऐसा रंग जो समुद्री घोंघों से निकाला जाता था। ये रंग इतना दुर्लभ था, इतना महंगा था कि सिर्फ राजा और सम्राट ही इसे पहन सकते थे। पर्पल इज द कलर ऑफ रॉयल्टी, ये कहावत फोनीशियनों की देन है, और ये आज भी जिंदा है। पर फोनीशियनों की सबसे बड़ी देन ना सोना था, ना कपड़ा, ना लकड़ी। उनकी सबसे बड़ी देन थी 22 अक्षर, सिर्फ 22, और इन्हीं से पूरी दुनिया की लिखाई पैदा हुई। उस समय से पहले लिखाई बेहद जटिल थी। मिस्र में हायरोग्लिफिक्स थे, सैकड़ों चित्र चिन्ह। मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म था, हजारों जटिल निशान। इन्हें सीखना बरसों की मेहनत मांगता था। फोनीशियनों ने एक क्रांति की। उन्होंने कहा, हर आवाज के लिए एक अक्षर, बस इतना काफी है। उन्होंने अबजद बनाया, दुनिया की पहली वर्णमाला जहां हर चिन्ह एक ध्वनि को दर्शाता था। ये इतनी सरल, इतनी कुशल प्रणाली थी कि जो भी इसे देखता था, अपनाना चाहता था। यूनानियों ने इसे लिया और ग्रीक अल्फाबेट बनाया, वॉवल्स जोड़े, और ये और भी शक्तिशाली हो गया। ग्रीक से लैटिन बनी, लैटिन से इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, यानी लगभग सारी यूरोपीय भाषाएं। अरामाइक के रास्ते अरबिक और हिब्रू भी इसी से निकली, और अरबिक से उर्दू भी। तो जब आप आज व्हाट्सएप पर हिंदी टाइप करते हैं, उसकी जड़ें भी किसी न किसी रास्ते से फोनीशिया तक जाती हैं। एक छोटी सी जाति के 22 अक्षरों ने पूरी मानव सभ्यता की आवाज को कागज पर उतारने का रास्ता दिया। वर्णमाला के अलावा फोनीशियन एक और चीज में बेमिसाल थे, समुद्री यात्रा। जब ज्यादातर सभ्यताएं अपने किनारों से डरती थीं, फोनीशियन खुले समुद्र में निकल जाते थे। उन्होंने पूरे भूमध्य सागर में अपनी बस्तियां बसाईं, स्पेन से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक। कार्थेज, आज का ट्यूनीशिया, उनकी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बस्ती बनी। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि फोनीशियन नाविक अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाए थे। ये तब जब कोलंबस से लगभग 2000 साल पहले, जब यूरोप को अटलांटिक का डर था। हेरोडोटस ने लिखा, फराहो नेको टू के कहने पर फोनीशियन नाविकों ने अफ्रीका का चक्कर लगाया। 3 साल की यात्रा, रास्ते में खेती की, फसल काटी, आगे बढ़े और वापस लौटे। ये अगर सच है तो फोनीशियन इतिहास के सबसे महान खोजकर्ता थे, पर उनका नाम कहाँ है? अब आती है इस कहानी की सबसे दर्दनाक और सबसे रहस्यमयी परत। कार्थेज, उत्तरी अफ्रीका में फोनीशियनों का सबसे बड़ा शहर, एक ऐसा शहर जो रोम को चुनौती देता था। हैनिबल, कार्थेज का सबसे महान सेनापति, हाथियों की फौज लेकर एल्प्स पार किया और रोम के दरवाजे तक पहुंचा। रोम कांप गया, और जो एक बार कांपता है वो कभी भूलता नहीं। 146 ईसा पूर्व रोम ने कार्थेज पर आखिरी हमला किया, 3 साल की घेराबंदी के बाद।
शहर जला दिया गया पूरी तरह, हर इमारत, हर गली, हर बाजार। कहा जाता है रोमन सैनिकों ने जमीन में नमक मिला दिया ताकि यहां फिर कभी कुछ ना उगे। और सबसे भयानक बात, कार्थेज की लाइब्रेरी, हजारों फुनीशियन किताबें जला दी गईं। जो बची वो आसपास के राजाओं को बांट दी गईं और उनका अनुवाद कभी ठीक से हुआ नहीं। इसीलिए आज फुनीशियनों के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो उनके दुश्मनों ने लिखा है, ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने, जो उनसे डरते थे, जो उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं और फुनीशियनों का इतिहास ये बात सबसे दर्दनाक तरीके से साबित करता है। रोमन और ग्रीक लेखकों ने फुनीशियनों के बारे में एक बात बार बार लिखी, ये कि वो बच्चों की बलि देते थे अपने देवता मोलोक को आग में। ये आरोप सदियों तक फुनीशियनों की छवि से चिपका रहा, उन्हें राक्षस बनाता रहा। पर आधुनिक पुरातत्व ने इस दावे को चुनौती दी है। टोफित, जो बच्चों की बलि की जगह मानी जाती थी, वहां मिले अवशेषों के नए विश्लेषण बताते हैं अधिकांश बच्चे जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मरे थे। यानी ये एक कब्रिस्तान था, बलिस्तान नहीं। और ये आरोप एक प्रोपेगेंडा था। दुश्मनों ने एक पूरी सभ्यता को बदनाम किया और क्योंकि फुनीशियन खुद अपनी कहानी नहीं लिख सके, हम वही मानते रहे। पर कार्थेज की राख में भी फुनीशिया पूरी तरह नहीं मरी। उनकी वर्णमाला जिंदा रही, उनके व्यापार मार्ग जिंदा रहे, उनकी नाविक कला जिंदा रही। आज जब आप ABC बोलते हैं तो जानिए ये फुनीशियन एलिफ, बेत, गिमल से आया है। एलिफ जिसका मतलब था बैल, बेत जिसका मतलब था घर, यही आज A और B बने। बाइबल शब्द भी फुनीशियन शहर बिब्लोस से आया है, जहां से पपायरस का व्यापार होता था। और यूरोप नाम भी एक फुनीशियन राजकुमारी यूरोपा के नाम से आया है, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार। जिस सभ्यता को हमने भुला दिया, उसने हमारी भाषा को, हमारे शब्दों को, हमारी दुनिया को आकार दिया। हम फुनीशियन नाम नहीं जानते, पर हम हर रोज उनकी विरासत जीते हैं। तो सवाल यह है कि फुनीशियनों की देन इतनी बड़ी थी तो वो इतिहास में इतने गुमनाम क्यों हैं? पहला कारण, उन्होंने कभी एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, वो व्यापारी थे, विजेता नहीं। और इतिहास विजेताओं को याद रखता है, व्यापारियों को नहीं। ये दुनिया की सबसे पुरानी नाइंसाफी है। दूसरा कारण, कार्थेज का विनाश, उनका सारा लिखित ज्ञान जला दिया गया। तीसरा कारण, उनके दुश्मनों ने ही उनके बारे में लिखा और दुश्मन कभी न्यायपूर्ण नहीं लिखते। पर आज आर्कियोलॉजी उनकी कहानी फिर से खोज रही है। लेबनान में, ट्यूनीशिया में, स्पेन में, हर खुदाई में एक नया सुराग, एक नया सबूत कि फुनीशिया महान थी और उसे भुलाया नहीं जाना चाहिए था। सोचिए, अगर कार्थेज नहीं जलाया गया होता, अगर वो पुस्तकालय बच गया होता, तो शायद आज हम फुनीशियन नाविकों की डायरियां पढ़ रहे होते, उनके व्यापार के राज जान रहे होते। पर रोम ने सुनिश्चित किया कि ये आवाज हमेशा के लिए दब जाए। और फिर भी वो आवाज नहीं दबी, क्योंकि जिसने दुनिया को लिखना सिखाया, उसे कोई कैसे मिटा सकता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो हिंदी में है, हिंदी जो देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी की अपनी अलग जड़ें हैं, पर दुनिया भर की अन्य लिपियों पर फुनीशिया का असर एक सच्चाई है। और उस सच्चाई को आज इस वीडियो के जरिए हम अपनी भाषा में बयान कर रहे हैं। यही उनकी असली जीत है, यही उनकी असली विरासत है। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा? ये कि इतिहास हमेशा ताकतवर के नजरिए से लिखा जाता है। जो सबसे जरूरी काम करते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा भुलाए जाते हैं। फुनीशिया को दुनिया ने भुलाया, पर दुनिया आज भी उनके अक्षरों में जीती है। आपको क्या लगता है, इतिहास में और कौन सी ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्हें भुला दिया गया? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त को भेजें जो इतिहास का दीवाना है। अगले वीडियो में हम एक और ऐसी सभ्यता की कहानी लाएंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। तब तक के लिए जिज्ञासु रहें, इतिहास के राज खोजते रहें। नमस्कार।